हेलो अर्चना। हाँ दीदी। ये तो श्रेया दीदी दिख नहीं रही। श्रेया नहीं दिख रही ना, अब तो हमें तो नहीं दिख रही है। और हमने उसका भी फोन करके कह दिया कि श्रेया को बनाओ। देखो हाँ, आप दिखी दीदी। अब रुको, बना रहे होंगे। अभी हमने बोला है कि श्रेया वाले सिस्टम पे बनाओ जरा को होस्ट, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो शुरू हो गई है। अच्छा 2 मिनट देख लेते हैं बस, फिर बताते हैं। बच्चों सॉरी फॉर द डिले। एक्चुअली मैम भी, शुभम मैम भी बस अभी अभी घर पहुंची हैं और हम भी, तो इसलिए अर्चना मैम की तरफ से कोई डिले नहीं था। वो रिकॉर्डिंग जब अभी शुरू होगी तो मैम भी अभी घर से पहुंची है, तो थोड़ी सी क्लास तुम लोग की डिले हो रही है, कोई बात नहीं। क्या हुआ, अभी तक बनी नहीं तुम? फिर कॉल करके देख रही हूँ मैं। हेलो, एक्सक्यूज मी। हेलो मैम किसको होस्ट बनाना है? श्रेया, बेटा श्रेया नाम से एक है मोबाइल, वो। ओके। अर्चना, हाँ क्लास स्टार्ट कर सकते हो। श्रेया हो गई होस्ट, तुम अब कर दो। अच्छा दीदी। स्क्रीन पे आ रहा है? हाँ आने लगा। मैम इसमें दीदी एक प्रॉब्लम ये हो गई है कि जिस श्रेया वाले से मैं कर रही हूँ वो आईपैड है, ये अनम्यूट नहीं हो रहा है दीदी। कौन सा? श्रेया श्रेया वाला वाला? शेयर कर रही हूँ तो इसकी वजह से इको आ रही है। तो फिर अब क्या करना है? या तो श्रेया है घर में? श्रेया ही तो नहीं है, वो चली गई कोचिंग। अच्छा, संतोष भैया वो भी नहीं है? नहीं वो भी नहीं है। अब ये श्रेया वाला अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा है? अभी तक हो रहा था, मैं सब करके इसमें रखा था। ये है स्क्रीन में इससे आएगी और बोलूंगी मैं इससे मोबाइल से। हाँ हाँ, मैं समझ गई वो काम, तो मैं समझ गई। तो तो नहीं, ये मुझे लगा अगर कोई होगा। बच्चा घर में हो तो वो तुम्हारी नेक्स्ट पे करता जाएगा नेक्स्ट, और तुम वो करती हाँ चलोगी। हाँ फिर मैं इससे बोलूंगी। हम्म। तो लेकिन तुम कह रही हो कि है ही नहीं कोई घर इधर आ घर बेटा में। देखो। छुटकी नहीं कर पाएगी जब तुम नेक्स्ट बोलोगी तो आगे बढ़ा दे। नहीं इसको अभी हम बोल रहे हैं, पीनू इधर आ बेटा। बना कुछ काम? अर्चना,
अब मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ, आवाज थोड़ी सी धीमी कर दे रही हूँ। स्क्रीन आ रही है? हाँ हाँ दिख रही है एकदम। तो थोड़ा सा इसको दूर कर देती हूँ। हाँ दीदी चलिए अब बच्चे थोड़ा सॉरी, आवाज इको कर रही होगी ना दीदी? हाँ हाँ ठीक, नहीं नहीं आवाज अब ठीक आ रही है। ठीक आ रही है? हाँ 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 उसमें इको रहा नहीं है, हो रही है। इको नहीं हो रही है? अच्छा हम्म, मेरे उसमें आ रही है। सॉरी दीदी, अभी मैंने सारा चेक किया था, ये ठीक कोई था। बात नहीं, सॉरी क्या, टेक्निकल प्रॉब्लम है उसमें क्या करोगी तुम, ये कोई सॉरी की क्या बात। थोड़ा आईपैड का अलग वो भी है, हाँ मतलब सिस्टम कोई थोड़ा सा नहीं, इसका कोई अलग है। टेक्निकल तो इश्यूज अपने हाथ में नहीं है ना, तो क्या करेंगे। चलिए अब दीदी। हो गया ना सब ठीक। हाँ हाँ वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन मैं मोबाइल से बोल रही हूँ, स्क्रीन उस पर चल रही है। हाँ हाँ मतलब ठीक है, बस स्क्रीन से शेयर हो जाए, इससे उधर से बोलती चलो तुम। ठीक है स्क्रीन चलो मैंने ठीक भी है फिर स्क्रीन कंटिन्यू। हेलो, स्क्रीन शेयर कर दी मैंने। अब अभी तो नहीं दिख रही मुझे तो। अभी आई थी। बच्चों अब दिख रही है, हमें तो नहीं, अभी नो पहले दिखी मैम थी अब अब नहीं चली दिख रही। गई। यस मैम अभी दिख रही थी, अब नहीं दिख रही है। अब फिर आ रही है, शेयर कर रही हो तुम, दिख रहा है, यू आर शेयरिंग स्क्रीन अब देखिए। कंटेंट। हाँ दिखने लगा अब अर्चना। हाँ दिख रही है ना? हाँ हाँ दिख रहा है, कंसेप्ट कंटेंट सब दिख रहा है। अब हाँ आ आया? गया फर्स्ट, फर्स्ट स्क्रीन, फर्स्ट आ गई पीप तुम्हारी स्लाइड। चलो बच्चों आज क्लास शुरू करते हैं। डेमोग्राफिक चैलेंजेस टू फैमिली इकोलॉजी। ठीक है, पारिवारिक परिस्थिति के लिए जनसंख्याकी चुनौतियां। कि जनसंख्याकी की चुनौतियां क्या क्या होती हैं, उनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे और उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है आज कंटेंट क्या क्या है, वो आज के कंटेंट है। कंटेंट है आपका, फर्स्ट है व्हाट इज डेमोग्राफी एंड मीनिंग। नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ डेमोग्राफी, नेचर ऑफ डेमोग्राफी, सेगमेंटेशन ऑफ डेमोग्राफी, मेजर चैलेंजेस, डेमोग्राफी चैलेंजेस इन इंडिया, स्कोप ऑफ डेमोग्राफी, classification of population can be done on the basis of demographic characteristics. नेक्स्ट है इसमें importance of demography, main challenges of growing population, some research topic related to demography, last है references। ये हमारे कंटेंट हैं, हम आज इसमें इनके बारे में पूरा पढ़ेंगे कि क्या क्या ये चीजें हैं। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का अर्थ क्या है, क्या हम डेमोग्राफी का हम क्यों अध्ययन करते हैं। तो डेमोग्राफी एक ऐसा शब्द है जो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, डिमास जिसका अर्थ होता है मनुष्य। तो पहला शब्द क्या है इससे, डिमास जिसका अर्थ होता है मनुष्य, और दूसरा है ग्राफी, ग्राफी मतलब ग्राफो, ग्राफो जिसका अर्थ होता है लिखना या अंकित करना। तो इस तरह से क्या होगा कि इस प्रकार से जो डेमोग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या है, मनुष्य या जनता के विषय में लिखना, अंकित करना या गणना करना। तो ये हमारा है कि डेमोग्राफी का क्या अर्थ है। नेक्स्ट है कि फादर ऑफ डेमोग्राफी, कि डेमोग्राफी के जनक कौन है, किसने सबसे पहले इसके बारे में अध्ययन किया या इसके बारे में बताया। तो जॉन ग्रांट जो है, इन्होंने सबसे पहले
डेमोग्राफी का अध्ययन किया। तो इन्होंने क्या किया कि ये इंग्लैंड के थे। इन्होंने सबसे पहले जो डेमोग्राफी शब्द की नींव रखी 1662 में। इन्होंने इनकी एक बुक थी नेचुरल एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन मेड अपॉन द बिल्स ऑफ मॉर्टलिटी। मतलब इसमें इन्होंने क्या किया कि जनसंख्यांकी क्या है, डेमोग्राफी क्या है, इसके बारे में उन्होंने बताया कि इसका हम एक सिस्टमेटिक ढंग से इसका अध्ययन करते हैं, या इसके बारे में हम जो भी गणना है वो सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे। जो हमारा जो वर्ल्ड है, हमारा देश है, उसके बारे में जब हम वहाँ की जनसंख्या के बारे में जान जाएंगे तो तभी हम उसके बारे में आगे बता पाएंगे कि हम इसका डेवलपमेंट कैसे करेंगे। तो इसलिए जॉन ग्रांट को जनसांख्यिकी के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ डेमोग्राफी, कि डेमोग्राफी की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। तो मानव आबादी और उसके घनत्व, वितरण, वृद्धि, आकार और संरचना का हम इसमें अध्ययन करते हैं। क्योंकि जब हम इन्हीं सब चीजों का अध्ययन करेंगे तभी हम उसकी गणना कर पाएंगे या उसके बारे में जान सकेंगे। तो जो भी आपका जो डेमोग्राफी शब्द है वो क्या है, एक सांख्यिकी अध्ययन करता है मानव आबादी का। जनसंख्यिकी जो है अंतरिक्ष और समय में आबादी के आकार, संरचना और गतिविधियों की जांच करता है। इसके अलावा इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक प्रवृत्तियों के विश्लेषण और भविष्यवाणी के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन और क्या है, जनसंख्यिकी क्या है, वो मानव का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करती है, जिसमें क्या होता है कि जनसंख्या का आकार, संरचना, उसके वितरण में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन क्या है। कई साइंटिस्ट है जिन्होंने बहुत सारी डेफिनेशन दी है और इन सब की डेफिनेशन में फर्क है। तो सबसे पहले हैं हमारे हैं आशले गोलगार। इनके अनुसार है कि जनसंख्या की सामान्य गति और भौतिक, सामाजिक और बौद्धिक दशाओं की जो गणितीय जो ज्ञान होता है, या फिर हम गणितीय जो काउंटिंग करते हैं, गिनते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डेमोग्राफी या जनसंख्या की। नेक्स्ट है बेंजामिन बी के अनुसार क्या है, जनसंख्या की सामूहिक रूप से मानव जनसंख्या की वृद्धि, विकास और गतिशीलता से संबंधित अध्ययन करता है। नेक्स्ट है हिप्पल जीसी। इनके अनुसार क्या है कि जनसंख्यिकी की वह विज्ञान है जो मानव पीढ़ी, उसकी वृद्धि, ह्रास तथा मृत्यु का सांख्यिकी पद्धति से अध्ययन करता है। इसमें क्या है, जो भी ये साइंटिस्ट हैं उनके थोड़े बहुत मतलब एक आध शब्दों का फर्क है कि डेमोग्राफी आखिर है क्या। नेक्स्ट है हाउजर एंड डंकन। हाउजर डंकन के अनुसार क्या है, जनसंख्या के आकार, इसमें उन्होंने कहा क्षेत्रीय वितरण, गठन, इसमें सामाजिक परिवर्तन के घटक, जन्म, मृत्यु, क्षेत्रीय गमन, प्रवास, सामाजिक गतिशीलता या उसमें परिवर्तन के रूप में जाने जाते हैं, उसका अध्ययन करता है। अब क्या है, ये इन्होंने कई वैज्ञानिक ने अलग अलग परिभाषा दी है, लेकिन जो हाउजर एंड डंकन की परिभाषा थोड़ी सी मतलब ब्रॉड है। उनकी परिभाषा के अनुसार है कि जनसंख्या में परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों पक्षों का समावेश होता है। परिभाषा में सामाजिक गतिशीलता के अध्ययन पर इसमें विशेष बल दिया गया है, क्योंकि जनसंख्या के जन्म मृत्यु से ही नहीं आता, वरन सामाजिक परिवर्तन में परिवर्तन, जैसे विवाहित, अविवाहित होना, विवाहित से विदुर, विधवा, रोजगार होना आदि महत्वपूर्ण कारक है जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। तो ये जो सारी चीजें थी, इतने वो क्या थे, ये सारे जो वैज्ञानिक थे, समाजशास्त्री थे, इन लोगों ने अलग अलग तरीके से डेमोग्राफी की परिभाषा दी है। क्योंकि डेमोग्राफी
एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि बहुत ब्रॉड अध्ययन है, बहुत कई सारी चीजों का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो इसमें जो मेन थीम है डेमोग्राफी में कि जब भी हम किसी उसका जब अध्ययन करेंगे तो मेन जो चीजें होती हैं वो होता है उसमें जन्म, बुढ़ापा और प्रवास, ये 3 चीजें आती हैं, बर्थ, एजिंग, डेथ एंड माइग्रेशन। क्योंकि यही तीनों प्रक्रिया ऐसी हैं जो कि पृथ्वी पर लोग रहते हैं या समाज और राष्ट्र में है, तो उसका बदलाव करने में इन तीनों चीजों का ही योगदान रहता है। तो जो भी हम जनसंख्या या फिर डेमोग्राफी का अध्ययन करते हैं तो हम मेन ये 3 चीजों का ध्यान जरूर रखते हैं। नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ डेमोग्राफी। ये डेमोग्राफी के सोर्स हम कहाँ से इसको पता करेंगे कि हमें कहाँ से इसके वो मिल जाए, क्या सोर्सेस होंगे। तो सबसे पहले है हमारा पॉपुलेशन सेंसस। पॉपुलेशन सेंसस तो जैसे तुम लोग को पता है ना, ये हर 10 साल बाद जनगणना होती है। लास्ट हुई थी 2011 2011 में हुई, लेकिन 2021 में होने वाली थी, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हुआ। तो ये हर 10 साल में पॉपुलेशन सेंसस होता है, उसकी जनगणना करते हैं। नेक्स्ट है हमारा है नेशनल सैंपल। नेशनल सैंपल क्या होता है, हर राष्ट्र में जगह जगह कुछ चीजों के जैसे सैंपल लिए जाते हैं, हमारा कुछ भी सैंपल लिया जा सकता है। जैसे कि कहीं कहीं बीमारी के लोग हैं, कहीं हॉस्पिटल का है या कहीं स्कूल का है, जगह जगह के जो रिकॉर्ड किए जाते हैं वो हमारे नेशनल सैंपल मतलब उनसे लिए जाते हैं। नेक्स्ट है वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्या है, जैसे आजकल कोविड का टीकाकरण है, तो उसमें क्या है, जब भी कोविड का टीकाकरण जहाँ जहाँ हो रहा है तो क्या है, वो तरह की काउंटिंग हो रही है। जैसे इस जगह के इतने लोगों ने लगवाया, उतनी जगह के लगाया, आधार कार्ड के द्वारा जगह जगह रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो उससे क्या है कि वो एक डाटा बन रहा है, तो उसको हम कहते हैं वाइटल रजिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन। एडमिशन रजिस्ट्रेशन में जैसे कहीं आप किसी काम के लिए गए, माना कि एडीए में गए, नगर निगम में गए, कुछ प्लाट खरीदा, जगह खरीदी, या कहीं आपने और कहीं कुछ लिया, जहाँ आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, तो वो भी एक तरह का आपका रिकॉर्ड बन जाता है। नेक्स्ट है सर्वे रजिस्ट्रेशन। सर्वे रजिस्ट्रेशन जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, कभी कभी घर घर जाके लोग सर्वे करते हैं कि वहां जाके पूछेंगे आपके यहाँ कितने लोग हैं, क्या कास्ट है, क्या धर्म है, कितने और घर के और चीजों के बारे में भी जानना चाहते हैं। जैसे नहीं, गांव में अगर है तो आपके पास कितनी भैंस है, कितनी गाय है, कितनी खेती है, कितनी जमीन है। तो इन सब का क्या हम एक तरह से सिस्टमेटिक रूप से अध्ययन करते हैं। तो ये हमारे क्या है सोर्सेस ऑफ डेमोग्राफी के, डेमोग्राफी का सोर्स कहाँ से मिलेगा या कहाँ से डेमोग्राफी पता करेंगे। फिर इसके बाद है क्या कि जो भी आप लिए सोर्सेस तो आपने पता कर लिए, जैसे इसके बाद आपको वो है कि नेक्स्ट आपका है इंडियन सेंसस 2011, क्योंकि 2021 में होने वाला था, 21 में नहीं हुआ। तो जो भी जनगणना या जो भी डेमोग्राफी में कई कई तरह की चीजें उसमें सिस्टमेटिक ढंग से सांख्यिकी रूप से उनको बनाया गया है या उनकी काउंटिंग की गई है। तो सबसे पहले क्या है, ये जो है हमारी जनगणना जो 2011 में है, ये स्वतंत्रता के बाद ये हमारी 7वीं जनगणना है। ये जो जनगणना है वो 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित देशों में चलाई गई थी। जो भारतीय जनगणना 2011 के आंकड़ों में समाज के सभी प्रमुख पहलुओं जैसे जनसंख्या, लिंग अनुपात और साक्षरता प्रतिशत को भी शामिल किया गया था। तो उस समय ये जो जनगणना हुई उसमें इन सब चीजों को भी देखा गया था, उन्हें शामिल किया गया था। फिर और इसके अलावा और क्या क्या किए गए थे, तो सबसे पहले है कि भारत में इस समय कितने हैं, 28 राज्य हैं, जिसकी कुल जनसंख्या कितनी है
1.21 अरब है। राज्य जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। देश में सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है 2011 के अनुसार? सिक्किम। भारत के राज्यों में 2011 में पता चला है कि केरल ऐसा देश है जो सबसे अधिक यहाँ साक्षरता है, वहां पर साक्षरता है 93.91। इसका मतलब क्या हो, पहले जैसे हमारे उसमें जनसंख्या की गणना भी हुई, साक्षरता का भी गणना हुई, हर चीज की आपको डेमोग्राफी के अंदर डेमोग्राफी के अंदर गणना करते हैं या की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट इसके अलावा है बच्चों कि जो भी आपको जो बिहार है वो सबसे कम साक्षर वाला राज्य है। भारतीय गणना 2002 के अनुसार है कि केरल में 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं के साथ उच्च लिंगानुपात है। वहीं हरियाणा में जो है वो सेक्स रेशियो बहुत कम है, वहाँ 1000 महिलाओं पर 877 महिलाएं हैं। तो वहाँ का जहाँ भी जिस राज्य का या जिस देश का करते तो वहाँ का सेक्स रेशियो भी देखते हैं कि वहाँ कितनी महिलाएं और कितने पुरुष हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें कि जो सेक्स रेशियोज में क्या है। तो भारत में जो क्या है कि जो महिला जन अनुपात में सबसे ज्यादा कमी आई है। इसके कारण क्या है कि महिलाओं के साथ हिंसक व्यवहार को माना जाता है। स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ कि भारत में जो लिंग का अनुपात तो समान था, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे क्या होने लगा कि ये जो लिंग अनुपात कम होने लगा। जैसे होता है ना कि कोई नहीं चाहता कि लड़की हो, या तो बहुत ज्यादा अबॉर्शन होने लगे, या लड़की जैसे पता चलते हैं लोग अबॉर्शन करवाने लगे, तो उससे क्या होने लगा कि जो भी लिंग अनुपात बहुत कम होने लगा। उसके बाद लेकिन जो अभी लास्ट 5-6 साल है उसमें थोड़ा सा लिंग अनुपात बढ़ा है, क्योंकि गवर्नमेंट की भी थोड़ी सख्ती हुई और कुछ चीजों में परिवर्तन आया है जिससे थोड़ा सा लिंग अनुपात बढ़ गया है। लेकिन ये जो जितने भी हैं कुछ सरकारी संगठन है या और भी जो NGO है वो इसके लिए कुछ काम करती रहती हैं कि जो भी राज्य है, जो भी देश है, उसका जो लिंग अनुपात कम ना हो पाए। बच्चों आवाज साफ आ रही है? यस मैम। क्योंकि मेरा ये वो थोड़ा सा इको हो रहा है क्योंकि दोनों है ना एक साथ, इसलिए। मैम क्लियर आ रही है वॉइस। क्लियर आ रही है? अच्छा। नेक्स्ट है कि जो भी है वो राज्य जहाँ पर क्या है बहुत कम लिंग अनुपात है वो है हरियाणा। हरियाणा में क्या है कि 1000 पुरुषों पर 877 महिलाएं हैं। वहीं उसके बाद है पांडिचेरी, केरल, ऐसे राज्य हैं जहाँ पर की थोड़ी सी महिलाओं की जो संख्या है वो पुरुषों से थोड़ी सी अधिक है। लेकिन ज्यादातर राज्यों में ऐसे हैं जो कि जहाँ पर महिलाओं की संख्या क्या कहते हैं कम है और पुरुषों की अधिक है। केवल 2 राज्य हैं ये, पांडिचेरी, केरल, जहाँ पर महिलाओं की संख्या अधिक है। नेक्स्ट है कि जो भारत में जो भी जो जैसे राज्य हैं जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्य हैं जहाँ थोड़ा सा लिंग अनुपात में सुधार आया है। और भारत में लिंग अनुपात का मुख्य कारण क्या है कि महिलाओं के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया है। जबकि जो राजस्थान के जो थे उधर के जो थे वहाँ तो पहले लड़कियों का जो संख्या थी बहुत कम थी, वहाँ लिंग अनुपात बहुत कम था, कोई चाहता ही नहीं था कि बच्चियां हों या लड़कियां हों, तो उससे लिंग अनुपात बहुत बहुत ज्यादा गिर गया था। जितनी भी ये वो थोड़ा सा सख्ती की गई, गवर्नमेंट सख्ती की गई जिस तो इससे उधर का भी अब जो राजस्थान का भी लिंग अनुपात थोड़ा सा ठीक हो गया है।
इसके अलावा फिर अब 2011 के अनुसार जो आपके 5 लार्जेस्ट पॉपुलस स्टेट है वो है, सबसे पहले सबसे ज्यादा जनसंख्या किसमें है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आएगा महाराष्ट्र, फिर आता है बिहार, फिर है वेस्ट बंगाल और फिर है आंध्रा। तो ये जो जितने भी राज्य हैं उनमें सबसे ज्यादा जनसंख्या है। मैम आपकी वॉइस चली गई। आ रही बेटा? यस मैम। आ रही है। नेक्स्ट है मोस्ट पॉपुलेटेड मेट्रो। मोस्ट पॉपुलेटेड मेट्रो कौन कौन से है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड बेंगलोर। ठीक है, तो ये हमारे कितने हैं? ये हमारे 5 मोस्ट पॉपुलेटेड मेट्रोज हैं। नेक्स्ट है लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया। लिटरेसी रेट सबसे हाईएस्ट कहाँ है? सबसे हाईएस्ट जो हमारा लिटरेसी रेट है वो है केरला का, और सबसे लोएस्ट है बिहार का। और जो आपका टोटल इंडिया का रेट कितना है? 74%, जिसमें मेल का इतना है, फीमेल का इतना है। मोस्ट लिटरेट यूनिटेड टेरिटरीज है आपका लक्षद्वीप, और लीस्ट लिटरेट है आपका दादरा नगर एंड हवेली। मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? मिजोरम। फिर ये है आपका लीस्ट है आपका दादरा नगर हवेली, और 100% जो है वो क्या है? केरला। ये आपका लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट है, ये तो वही सेम है आपका केरला, लक्षद्वीप, मिजोरम और गोवा और त्रिपुरा। नेक्स्ट है टॉप रूरल पॉपुलेशन। टॉप रूरल पॉपुलेशन है वो है, सबसे फर्स्ट है उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर है वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। अब नेक्स्ट आया है कि डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब है विभाजन, या हम डेमोग्राफी में किन किन चीजों को हम ले सकते हैं, कि किन किन चीजों को हम देख सकते हैं। तो हमारा तो सबसे पहले क्या है इसमें है एज। हम एज को देखते हैं, उसकी गणना करते हैं। जेंडर, इनकम के किसी के, जब हम लोग वो बनाते हैं कोई भी क्वेश्चनर बनाते हैं उसमें भी देखते नहीं है कि हम वो करते हैं कि इनकम का वो बनाते हैं कि इसमें से इतने इनकम है, इतने से इतने इनकम है, या जैसे 10,000 से 15,000 है, 15 से 25 है, तो जैसे पर मंथ का अगर करना है तो इस तरह से हम लोग एक क्वेश्चनर बनाते हैं, तो ये हमारा उसमें इनकम का आ जाता है। नेक्स्ट एजुकेशन की भी, एजुकेशन में जब गणना करते हैं तो उसमें करते हैं कि कितने हाई स्कूल तक पास हैं, कितने पढ़े लिखे नहीं है, कितने इंटर के हैं, तो ये सब हम उसमें एजुकेशन की उसमें गणना करते हैं। नेक्स्ट फैमिली लाइफ साइकिल में करते हैं। फैमिली लाइफ साइकिल जैसे है कि आप कितने लोग विवाहित, मतलब कि कितने लोग की शादी हुई है, कितने प्रौढ़ावस्था में पहुंचे हैं, कितने अलग अलग जो भी है उनके लाइफ साइकिल
उनका हम अध्ययन करते हैं। जैसे हो गया कि अर्ली स्टेज हुआ, फिर आपकी रिटायरमेंट के बाद एज हुई, और आपकी जो जैसे हम लोग उसमें होम मैनेजमेंट में पढ़ते हैं ना कि अर्ली कौन कौन सा एक्सपेंडेड वाला और अर्ली एंड एक संकुचित लास्ट, जो 3 होते हैं ना, तो वैसे ही हम इसमें फैमिली लाइफ साइकिल की अलग अलग चीजों को हम इसमें देखते हैं कि कितने, मतलब कोई विडो है, कोई अनमैरिड है, या कोई रिटायर हो गया है, तो इस तरह हम इसके अंदर अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट आपका रिलीजन आया। रिलीजन में इसमें आप देखते हैं कि किस रिलीजन के लोग हैं, और लास्ट में है आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। तो ये इतनी चीजों का हम इसमें डेमोग्राफी के अंदर इसके बारे में या उसका विभाजन करते हैं। इन चीजों की जब हम सारे कॉलम बनाते हैं तो हम इसकी गणना करते हैं। नेक्स्ट आया डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन एग्जाम्पल। उसके अलावा और कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जिसमें हम डेमोग्राफी के अंदर ले सकते हैं। तो हमारा सबसे पहले क्या हुआ, उम्र, फिर हमारी हुई जाति, जातीयता, लिंग, वैवाहिक स्थिति, आय, शिक्षा, रोजगार। ये सारे वही कॉलम आ गए कि हम इन चीजों को डेमोग्राफी के अंदर हम इसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट आया कि डेमोग्राफी का क्षेत्र क्या है। डेमोग्राफी का क्या क्षेत्र है, ये हमारा नेक्स्ट है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, जनसंख्या का आकार। सबसे फर्स्ट आपका क्या आया इसमें, जनसंख्या का आकार। तो इसमें क्या होता है कि हम किसी भी समय किसी विशेष स्थान पर रहने वाले जो लोग होते हैं उनकी जनसंख्या की हम इसमें गणना करते हैं। जैसे कि वो किस जगह रह रहे हैं, कौन सा समय है, कहाँ कहाँ वो अपना व्यवसाय कर रहे हैं, उन सब चीजों को देख के हम उसमें उनकी गणना करते हैं। इसके अलावा इसमें है कि मुख्य रूप से जैसे कि जन्म का है, मृत्यु है और माइग्रेशन है, इन सब चीजों का हम इसके अंदर हम इसका अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हमारा है जनसंख्या की संरचना का गठन। जनसंख्या की संरचना का जो गठन है उसमें क्या होता है कि जो हम इसकी संरचना में किन किन चीजों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है हमारा, आयु, लैंगिक, कार्यशील जनसंख्या, वैवाहिक स्थिति, नेक्स्ट है शैक्षिक स्तर, नेक्स्ट है धर्मानुसार या जाति के अनुसार वितरण। इसमें है कि जो भी अगर कोई समाज है, अगर वहाँ बच्चों की जनसंख्या अगर बहुत ज्यादा अधिक होगी तो क्या होगा कि मृत्यु दर अधिक होगी और वहाँ श्रम शक्ति कम रहेगी। क्योंकि इससे क्या होगा, अगर बच्चों की जनसंख्या अधिक है और वहाँ युवा नहीं है तो वहाँ का क्या होगा, जो विकास बहुत कम होगा, क्योंकि वहाँ राष्ट्र में जो भी योगदान वो नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या होता है कि हम ये इनकी आयु की संरचना देखेंगे कि वो किस आयु को ले गए हैं, कितने मतलब छोटे हैं, किस अलग अलग जैसे होता है ना ग्रुप, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, इस तरह से। तो वो युवावस्था है, इसमें करते हैं कितने जो बच्चे हैं या कितने लोग हैं वो युवावस्था में है तो देश के लिए विकास कर सके। नेक्स्ट है इसमें हम लैंगिक संरचना भी देखते हैं। लैंगिक संरचना में हो गया क्या, कितने फीमेल हैं और कितने मेल हैं। इसके अलावा क्या है, इसमें जो भी ग्रामीण जनसंख्या होती है, ग्रामीण जनसंख्या के अलावा हम इसमें वैवाहिक स्थिति कैसी है, उनका व्यवसाय क्या है, उनका धर्म जाति क्या है, ऐसे जो भी घटक होते हैं उनके बारे में हम इसके अंदर देखते हैं। और जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास और इन जो भी प्रभावित, इनको क्या क्या प्रभावित करने वाले कारक हैं, हम उन सबके हम जनसंख्या की संरचना और गठन के अंदर इसके अंदर हम इसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसमें है कि जनसंख्या का वितरण। नेक्स्ट, जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा या उसका वितरण कैसे किया जाएगा। तो फर्स्ट है हमारा एग्रीगेट मेथड। एग्रीगेट मेथड में क्या होता है कि इस विधि में एक जो भी देश को एक समग्र इकाई के रूप में मान लिया जाता है, फिर उसकी जनसंख्या का आकार, गठन और परिवर्तनों का एक अनुमान लगाया जाता है, जिसमें हम कहते हैं एग्रीगेट मेथड।
नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में क्या होता है कि इसमें किसी भी देश के छोटे छोटे खंडों की जनसंख्या को अलग अलग भागों में विभाजित कर देते हैं, तब हम उसकी गणना करते हैं। इसके अलावा इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे भौगोलिक इकाई है या महाद्वीप है या रेगिस्तानी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, इन सबको अलग अलग बना के हम इसकी गणना करेंगे। इसके अलावा प्रशासनिक इकाई देश, प्रदेश, जिला, शहर, ब्लॉक, नगर निगम, जिला परिषद, नगर पालिका, ग्राम व मोहल्ले आदि को भी हम आधार बनाकर हम इसमें छोटे छोटे भागों में वितरण करके हम इसकी गणना करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले तत्व क्या हैं। ऐसे कौन से तत्व हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। जनसंख्या को प्रभावित करने के लिए जो मेन जो तत्व हैं वो होते हैं हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक। जो ये तत्व होते हैं, इनमें जो भी परिवर्तन होते हैं वो जनसंख्या की संरचना को प्रभावित करते हैं। तो किसी भी देश में या किसी भी जगह या किसी भी नगर या अगर वहाँ सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक परिवर्तन होंगे तो क्या होगा, यही होगा कि जनसंख्या की वो आकार और संरचना को प्रभावित करेंगे। इसके अलावा शिक्षा हुआ, अगर आप बहुत ज़्यादा शिक्षित लोग होते हैं वहाँ भी जनसंख्या का थोड़ा सा अंतर रहता है। तो ये जो है वो आपको जनसंख्या को प्रभावित करने के तत्व है। नेक्स्ट है जनसंख्या नीति। जनसंख्या नीति क्या है? जब ये सारी चीजें जब आपकी गणना कर ली जाती है, आपको डेमोग्राफी की गणना कर ली जाती है, तभी कोई देश कोई नीति या कोई पॉलिसी बनाता है। जैसे अपने ही देश में कोई भी पॉलिसी बनेगी, जैसे माना कोविड टीकाकरण हुआ या कोई भी बीमारी का हुआ, या इसके अलावा जो जैसे बनाते हैं ना कि सौभाग्य योजना है, उज्ज्वला योजना, ये सब योजना वो क्या होता है, ये उसी नीति के अनुसार बनाई जाती है कि अब जब आपकी जनसंख्या या वो पता चल जाता है कितने गांव में कितने लोग हैं, वहां पे कितने लोगों के पास गैस सिलेंडर है या फिर कितने लोगों के पास बिजली की सुविधा है, तो जब इन सब चीजों की गणना होती है तब भी कोई किसी देश में कोई पॉलिसी बनाई जाती है। क्या होता है कि इसमें जो भी सरकारी जो लोग होते हैं वो जब सारे दस्तावेज आ जाएंगे, सारे पेपर्स आ जाएंगे, तब वो लोग बैठ के फिर उसमें जो भी कौन सी पॉलिसी इसमें करी जाएगी, जैसे परिवार कल्याण के लिए कोई अगर पॉलिसी बनाई गई या फिर कोई प्रोत्साहन के लिए कोई पॉलिसी बनाई गई, या फिर कहीं पर भी देश की जनसंख्या को देखकर वहाँ की जैसे शिक्षा के लिए कोई बनाई गई, वहाँ हेल्थ के लिए कोई पॉलिसी बनाई गई, तो जो ये पॉलिसी होती है वो इन्हीं के आधार पर बनाई जाती है। फिर नेक्स्ट है इसमें है स्कोप ऑफ डेमोग्राफी। डेमोग्राफी के इसके अलावा और कौन कौन से स्कोप हैं, तो सबसे पहले जो इसमें जो आपका डेमोग्राफी का जो स्कोप है वो है जैसे प्रजनन शक्ति व प्रजनन दर। नेक्स्ट है मृत्यु क्रम एवं अस्वस्थता। नेक्स्ट है विवाह एवं वैवाहिक दर परिस्थिति, आयु तथा लैंगिक संरचना, आवास एवं प्रवास, जनसंख्या एवं साधन, जनसंख्या का आकार, गठन एवं वितरण। जो ये है क्या है कि इसके जीव के क्षेत्र हैं, इसमें हम अगर कहीं की प्रजनन शक्ति बहुत अधिक होगी तो वहाँ जनसंख्या की दर बहुत अधिक होगी। अगर कहीं पर वहाँ का हेल्थ कंडीशन अच्छा नहीं है तो क्या है, वहाँ मृत्यु दर अधिक होगी, बीमारी अधिक होगी। कहीं पर कोई ऐसा जगह है जहाँ पर अगर सेक्स रेशियो बिल्कुल सही नहीं है तो वहाँ जो मैरिज का या जो विवाहिक दर है वो अलग अलग होगी। आयु और लैंगिक संरचना में भी फर्क रहेगा कि कहीं अगर बहुत ज्यादा जनसंख्या है या फिर कहीं ऐसा भी होता है कि वहां पर हालांकि बच्चों की जनसंख्या बहुत अधिक है और क्या कहते हैं वो जो आपके वैसे जो क्या कहते हैं ओल्ड लोग हैं उनकी जनसंख्या बहुत अधिक है लेकिन यंग जनरेशन नहीं है।
तो इसमें क्या होगा कि वहाँ की जो भी वो है क्या कहते हैं, वहाँ की जो विकास है देश का वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके नीचे आपके बच्चों की जनसंख्या है और नेक्स्ट आपकी क्या है, ओल्ड एज है। तो इन दोनों में इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ की जनसंख्या या फिर वहाँ के देश का विकास नहीं हो पाएगा। तो इसलिए वहाँ पर ये चीज ध्यान रखा जाता है कि हम जो हमारे देश का जो विकास है, जो दर है, वो एक समान होना चाहिए। उसके अलावा आपका नेक्स्ट है जैसे परिवार कल्याण नियोजन, जनसंख्यांकी मापन, शोध, श्रम शक्ति, जनसंख्या के गुणात्मक स्तंभ है, जैसे आपका शिक्षा है, आकार है, जीवन शैली है। नेक्स्ट है जनसंख्या एवं सामाजिक आर्थिक विकास, ये भी आपके इसके स्कोप है। नेक्स्ट क्या है, नेचर ऑफ डेमोग्राफी, कि डेमोग्राफी की प्रकृति क्या है, डेमोग्राफी कैसा है, किस तरह से है। तो डेमोग्राफी जो क्या है, वो क्या है, एक साइंस है, क्योंकि इसमें एक सिस्टमैटिक ढंग से इसमें अध्ययन इसका करते हैं, इसलिए हम डेमोग्राफी को कहते हैं कि डेमोग्राफी जो है वो एक विज्ञान है। इसमें जो भी अध्ययन किया जाता है वो सतत परिवर्तनशील होता है, क्योंकि किसी भी देश में जो राज्य है, जिला है, नगर है, गांव है, जनसंख्या का जन्म है, प्रवास है, जो बढ़ती है और जो घटती है, और जो भी इसमें वर्गीकरण जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक सिस्टमैटिक ढंग से किए जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जनसंख्यांकी क्या है, एक विज्ञान है। इसमें एक क्रमबद्ध भी अध्ययन करते हैं। तो विज्ञान का अध्ययन जो होता है वो क्या होता है, क्रमबद्ध होता है। विज्ञान में सारे सिद्धांत होते हैं, तो वैसे ही हम जो डेमोग्राफी में कुछ कुछ सिद्धांत ये अपनाते हैं कि डेमोग्राफी जैसे हमें सबसे पहले क्या करना है, कौन सा हमें मतलब कौन सा एक पॉइंट लेना है कि जहाँ पे हमको, जैसे सबसे पहले हम लोग करते हैं ना कि एज क्या है, आयु क्या है। तो धीरे धीरे जो भी सिस्टमेटिक ढंग से हम जो उसका जो अध्ययन करते हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि जनसंख्यांकिकी एक विज्ञान है। इसमें भी क्या होता है कि हम एक रिजल्ट निकालते हैं, क्या परिणाम निकलेगा, और ये बिल्कुल सही होते हैं, सत्य होते हैं। ऐसा नहीं कि हम इसको झूठ बना दें या कुछ बना दें, ऐसा इसके अंतर्गत नहीं हो सकता। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो है डेमोग्राफी क्या है, एक साइंस है। इसमें जो भी आप क्या होता है कि जैसे कि होता है ना, एक पूर्वानुमान लगाते हैं, इसमें भी पूर्वानुमान लगाया जाता है कि पूर्वानुमान लगवाने में ये पता चल जाता है कि आगे क्या होगा। अगर कहीं कहीं की जनसंख्या बहुत अधिक है तो नहीं होता है कि आगे ऐसा ना हो कि कोई खाने की कमी हो जाए, भुखमरी हो जाए या कुछ हो जाए, तो ये हम उसके द्वारा आगे की चीजों को पता लगा सकते हैं। या कहीं कोई किसी तरह की कोई बीमारी फैल गई तो क्या होगा, ये हमारे पास इतना साधन नहीं, इतना स्ट्रक्चर नहीं है और जनसंख्या ज्यादा है। तो इसमें क्या होता है कि हम इन सब चीजों के कारण हम पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि किन कारणों से कौन सी चीज हम करें या क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, ये सब चीजें हम इसमें जान जाते हैं। और इसके अलावा भविष्य में क्या होने वाला है वो भी हम जो है डेमोग्राफी इसके अंदर पता कर लेते हैं कि इसका नेचर ऐसा है। नेक्स्ट है कि जनसंख्यांकी का महत्व क्या है, इसका क्या महत्व है, हम क्यों चाहते हैं कि हम जनसंख्यांकी का अध्ययन करें या क्या करें। तो इसमें क्या है कि जो इसमें हम क्या करते हैं, ग्रोथ, क्या पॉपुलेशन की क्या ग्रोथ है, हम उसका अध्ययन करेंगे। फिर क्या रिक्वायरमेंट है फ्यूचर का, क्या इन्वेस्टमेंट होगा, हम उसके बारे में जानेंगे। क्या हमें फूड आवश्यकता है, फूड सिक्योरिटी है, इकोनॉमिक प्लान क्या है, डेमोक्रेसी के सक्सेसफुल के लिए हमें क्या करना है, जनसंख्यांकी का अध्ययन करना बहुत आवश्यक होता है। जो भी व्यक्ति है या वहाँ के रहने वाले लोग हैं, अगर जनसंख्यांकी या वहाँ की गणना के बारे में नहीं जानेंगे तो हम इन सब चीजों का डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा क्या है
कि पता चला कि जैसे अभी बताया ना कि खाने की भी अगर इतने सारे लोग हो गए या फिर इतनी जनसंख्या हो गई कि हम वहाँ के खाने पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि वहाँ कितनी फूड सिक्योरिटी करें, कितना हम अनाज उगाएं या फिर हम कितना प्रिजर्व करके रखें जिससे कि हम आगे कोई भी चीजों को या हम इसको किस तरह से सभी जनसंख्या में खिला पाएंगे या डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो ये सब चीजें हम डेमोग्राफी के अध्ययन के बाद ही पता लगा पाएंगे कि हम किस तरह से इसका किस तरह से हम इसको हम आगे मतलब बढ़ाएंगे या आगे कौन सी पॉलिसी बनाएंगे। नेक्स्ट क्या है कि मेजर डेमोग्राफिक चैलेंजेस क्या है इंडिया के। ये है अगर है तो कुछ तो चैलेंजेस होंगे। चैलेंजेस क्या है इंडिया में? तो मेजर जो चैलेंजेस हैं वो है क्या है, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की बहुत अधिक ग्रोथ होना, ये आपका क्या है, मेजर चैलेंजेस है। क्योंकि अगर कहीं बहुत अधिक ग्रोथ होगी तो ये हमारे लिए एक चुनौती बन जाएगा कि हम इसको क्या करें। तो इसीलिए सरकार ने परिवार नियोजन की जो भी कार्यक्रम चलाए हैं वो हम इसके अंतर्गत हम चलाते हैं कि ग्रोथ बहुत अधिक ना हो। फिर है क्या, डिसअप्रोप्रिएट जेंडर कंपोजिशन, जो भी सेक्सुअल रेशियो है वो आपका अगर सही नहीं होगा तो आपके देश का विकास सही नहीं हो पाएगा। पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, माल न्यूट्रिशन है, एजुकेशन भी अच्छी नहीं है या हेल्थ केयर भी नहीं हो पाएगी, जॉब क्रिएशन भी नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीजें क्या है इंडिया के लिए एक लॉन्ग टर्म चैलेंजेस हैं। अगर जनसंख्या के या फिर हम जो पॉपुलेशन पे इस पर ध्यान नहीं देंगे तो ये इतनी हमारी चुनौतियां आएंगी जो मेन ये होती है। नेक्स्ट क्या है, एलिमेंट अफेक्टेड पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन को कौन कौन से एलिमेंट इफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट है आपका सोशल चेंज, कल्चरल चेंज, इकोनॉमिक चेंज, स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन। जो भी ये अगर चेंजेस हैं वो आपके क्या करते हैं कि पॉपुलेशन को प्रभावित करते हैं। समाज में अगर किसी तरह का कोई परिवर्तन किया हुआ या कल्चरल कोई सांस्कृतिक परिवर्तन हुए, आपकी इकोनॉमिक भी कोई परिवर्तन होते हैं, तो ये सब चीजें जो होते हैं जो क्या होती हैं वो आपके पॉपुलेशन को इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है आपका डेमोग्राफिक चैलेंजेस। डेमोग्राफिक चैलेंजेस में और क्या है, जैसे आपका इसके बाद है स्टैटिक पॉपुलेशन। ये है क्या कि जो भी स्थिर जनसंख्या वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि सबसे पहले क्या हो कि प्रजनन दर में कमी की जाए। अगर प्रजनन दर में कमी नहीं होगी तो क्या होगी, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। जैसे सबसे ज्यादा है जैसे कि उत्तर प्रदेश है और आपका मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, ऐसे जो राज्य हैं जहाँ पर ये बहुत बड़ी ही चुनौती बना हुआ है। फिर नेक्स्ट है आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, गुणवत्ता जो आपके, अगर आपके जीवन की जो वो है गुणवत्ता, जो भी आप नागरिक हैं, जो जिस देश के भी नागरिक हैं, अगर उनके जीवन गुणवत्ता सुधार करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको एक अच्छी स्वस्थ शिक्षा प्रणाली बनानी है। क्योंकि जब स्वस्थ शिक्षा प्रणाली नहीं बनेगी तो क्या होगा कि देश का विकास अच्छे से नहीं होगा। खाद्यान्न अच्छा हो, वहाँ के अनाज अच्छे हो, उत्पादन अच्छा हो, लोगों के लिए जब आप घर दे पाएंगे, उनके लिए अच्छा पानी की पूर्ति कर पाएंगे, अच्छी सड़क, अच्छे परिवहन और इलेक्ट्रिसिटी है, इन सब चीजों की अगर जब सही से जब वितरण होगा तो क्या होगा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ होगा। क्योंकि अगर ये बेसिक चीजें ही किसी को नहीं मिलेंगी तो क्या होता है कि उनका विकास उतने अच्छे से नहीं हो पाता। तो ये आपकी जो है क्या है, आपकी बेसिक चीजें हैं। के अलावा क्या है कि जो भी
जो नागरिक होते हैं या जो वहाँ के लोग हैं, अगर वहाँ की आबादी बहुत अधिक बढ़ जाती है तो उसका जो सामाजिक बुनियादा या जो ढांचा होता है वो भी चेंज हो जाता है। तो इसमें है कि वहाँ जो भी रहे, वहाँ के भी लोग हैं या जिस देश के भी लोग हैं, तो वहाँ पर उसकी जीवन की गुणवत्ता बढ़ानी है तो उनको जो बेसिक चीजें हैं उनको पूरा करना पड़ेगा या फिर उनकी उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और ये जब ही हो पाएंगी जब आपकी जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी कम हो। जहाँ अगर पॉपुलेशन बहुत बढ़ी तो ये सारी चीजें मिलना मुश्किल हो जाती है। नेक्स्ट है डेमोग्राफिक पार्टीशन। डेमोग्राफिक पार्टीशन में है कि जो भी बढ़ती जनसंख्या है उसका जो भी अगर बढ़ती जनसंख्या अगर है तो उसका लाभ उठाने के लिए क्या करना चाहिए कि मानव पूंजी को अधिक मजबूत आधार बनाना चाहिए जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सके। मानव पूंजी में क्या, जैसे कि आपने अगर वहाँ के, आवाज आ रही बेटा? यस हेलो, मैम। यस मैम। यस मैम आ रही है। पहले में क्या होता है किसी का फोन आ जाता है तो आवाज चली जाती है। ये तो क्या है कि वहाँ के जो जो लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, एक मजबूत आधार बनाना चाहिए जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत अधिक बढ़े। वहाँ के युवाओं को कोई रोजगार, काम और ये सब चीजें अधिक करनी चाहिए। वहाँ टेक्निकल एजुकेशन भी होनी चाहिए जिससे कि वो अपना अलग अलग से अपना रोजगार भी कर सके। तो क्या होता है कि उससे मानव पूंजी वो अपनी जो रोजगार है ये सब चीजें अपने आप से करने लगेंगे तो फिर वहाँ का विकास अच्छा होगा। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस अर्बन डेवलपमेंट। कंटिन्यूअस अर्बन डेवलपमेंट में क्या है कि ये सतत शहरी विकास। सतत शहरी विकास में क्या है कि इसमें शहरी सुविधाओं में सुधार बहुत अधिक होना चाहिए क्योंकि अभी तो ये अनुमान है कि 2050 तक शहरी आबादी कम से कम 87.7 मिलियन तक हो जाएगी। इसको अगर आप ध्यान में रखेंगे और इसको क्या कहते हैं मद्देनजर रखते हुए अगर कोई चीजों का विकास होगा, वहाँ की चीजें बनेगी तो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर कोई ना कोई दिक्कत या कोई ना कोई चुनौतियां या समस्या उत्पन्न होंगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है असमान आय वितरण। जब कहीं की भी जनसंख्या या कहीं के भी लोग जब बहुत अधिक बढ़ जाते हैं तो क्या होता है वहाँ असमान आय वितरण हो जाता है। असमान आय वितरण का मतलब है कहीं पता चला कि कहीं के लोग इतने गरीब हैं, कोई बहुत अमीर है, उनका कोई भी अनुपात नहीं कि वहाँ पर जो इनकम का क्या रेशियो है वो नहीं पता चला। तो उसमें इसमें ये क्या होता है कि हम वहाँ के जो आसमान वितरण बहुत अधिक हो जाता है। ये जो आपका था जो भी है कि स्थिर जनसंख्या होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट था क्वालिटी ऑफ लाइफ। फिर है आपका डेमोग्राफिक पार्टीशन, कंटिन्यूअस अर्बन डेवलपमेंट, अनइवन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो है आपकी क्या है, जो बढ़ती आबादी की कुछ चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों के कारण ही हम कोई भी चीज कर पाएंगे या जब हम इन चीजों को जब जान जाएंगे कौन कौन सी चुनौतियां आएंगी तो हम अपनी जनसंख्या पर भी नियंत्रण कर सकेंगे। ठीक है। इसके बाद है आपका कि फैमिली डेमोग्राफी का। तो जो भी आपकी जो डेमोग्राफी है या जो तो उसका क्या होता है कि परिवार का बहुत अधिक फर्क पड़ता है। परिवार का जब अगर कहीं के भी लोग, वहाँ के लोग, वहाँ के बच्चे, उनका क्या कहते हैं विवाहित स्थिति कैसी है, अविवाहित है,
तो ये सब चीजें क्या होती है, एक परिवार पे बहुत अधिक प्रभाव डालती है। इसमें जो भी है कि जो परिवार क्या है, जो हमेशा एक मानव विकास के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था रही है। परिवार ऐसी चीज है जो कि हर व्यक्ति उसमें रहता है और उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह होती है, उसी से उसका विकास होता है। कि जब एक परिवार में अगर लोग रहते हैं तो वो क्या होता है कि वो आपस में एक दूसरे को समझने लगते हैं, उसके बारे में जानने लगते हैं, और क्या कैसे काम करना है, क्या नहीं करना है, किसकी देखभाल करनी है, महिला, बुजुर्ग, बच्चे। तो इन सब का ये एक संस्था होती है, तो जिससे क्या होता है, परिवार जो होता है वो डेमोग्राफी से भी प्रभावित होता है। नेक्स्ट जो आप है कि पारिवारिक जनसंख्यांकी उन घटनाओं के अध्ययन से संबंधित है जो परिवार को आकार देती है और इन परिवारों के अलग अलग सदस्यों की विशेषता होती है। जनसंख्या के विश्वकोश में के अनुसार क्या है, पारिवारिक जनसंख्यांकी को परिवारों की संरचना और उन परिवर्तनों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया था जो व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के परिवारों में और बाहर करते हैं। तो एक्चुअली तुम लोगों के लिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों कर रखा है कि जिससे कि तुम लोग को थोड़ा सा समझ में आ जाए। तो ये ऊपर जितना लिखा है ना, ये सब चीजें उसी का नीचे हिंदी किया हुआ है, तो जिससे तुम लोग को थोड़ा सा आसान हो जाए कि मैंने इसकी हिंदी इंग्लिश में दोनों में कर रखा है। कोई चीज ना समझना है तो फिर तुम लोग बाद में मुझसे पूछ लेना। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए कौन कौन से फैक्टर इफेक्टिव करते हैं। तो आपका सबसे पहला क्या होगा कि कौन सा आपका करेगा। सबसे पहले है आपका इसमें, जैसे माना इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर आज की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अधिक अच्छी रहती है तो क्या होता है, वहाँ पर जो पॉपुलेशन की ग्रोथ थोड़ी सी कम रहती है, और जहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, या जहाँ के लोग बहुत ही गरीब होते हैं, या जिनके पास बहुत अधिक सुविधाएं नहीं होती हैं, तो उनका जो पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत अधिक होती है। तो जो पहला फैक्टर है वो है कि पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत अधिक प्रभावित करती है। नेक्स्ट है आपकी जो सोसाइटी का स्थायित्व है, स्टेबिलिटी है, वो आपके लिए बहुत अधिक प्रभावित करेगी। कहीं कहीं सोसाइटी में होता है कि नहीं, 2 बच्चे हों, 4 बच्चे हों, इस तरह की चीजें। तो मतलब जहाँ की भी सोसाइटी है वो किस तरह की है, तो उसमें भी आपकी ये पॉपुलेशन ग्रोथ प्रभावित होती है। फिर है एबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। इसमें है कि परिवार नियोजन के कितने कैसे कार्यक्रम चलाए गए, लोग कितने अवेयर हैं, वो सब चीजें भी पॉपुलेशन ग्रोथ पर बहुत अधिक प्रभावित करती है। उसके बाद है आपका सामाजिक जो भी धारणाएं होती हैं, सोशल नॉर्म्स है, क्या गवर्नमेंट पॉलिसी है। गवर्नमेंट पॉलिसी भी जैसे चाइना वगैरह में थी कि बहुत अधिक जनसंख्या होने के कारण वहाँ था कि हर व्यक्ति एक ही बच्चा करेगा, एक ही बच्चा उसके पास होगा, दूसरा नहीं होगा। तो ये क्या है, ये गवर्नमेंट पॉलिसी है। और जैसे हमारे यहाँ अब ये कर दिया गया है ना, जैसे कोई चुनाव, जैसे प्रधानी का चुनाव है या कोई चुनाव है, तो उसमें 2 बच्चे होंगे तो वही ये चुनाव लड़ पाएंगे। या जो भी गवर्नमेंट सर्विस में है तो 2 बच्चे हैं तो उन्हीं को ये चीज कोई सुविधा दी जाएगी, या जो लड़कियां जिसके पास है, जिसकी सिंगल चाइल्ड है, उसको अलग सुविधा ली जाएगी। तो ये क्या है, ये गवर्नमेंट पॉलिसीज है। ये पॉलिसी भी जो होती है उससे भी जनसंख्या की ग्रोथ बहुत अधिक प्रभावित होती है। अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना देगी तो क्या होगा कि वहाँ के लोगों को उसका पालन करना पड़ेगा। या कभी पॉलिसी बना देते हैं कि अगर किसी के 3 बच्चे होंगे तो उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, या उसको कोई और सुविधा नहीं मिलेगी। और जैसे कि वो एक सुकन्या समृद्धि योजना चली थी, तो उसमें क्या है कि कोई भी 10 साल की अगर बच्ची है तो उसके आप ये सुकन्या समृद्धि योजना आप खुलवा सकते हैं, 10 साल से बड़ी है तो नहीं। तो ये क्या है, एक तरह से ये 2 चीजें हुई आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ में भी ये हुआ कि आप
कि जैसे 1 या 2 बच्चे, केवल 2 बच्चों का आप खुलवा सकते हैं, 2 गर्ल्स का। दूसरा ये हुआ कि आपने जो हुआ क्या है कि वहाँ के गर्ल चाइल्ड को बढ़ावा भी मिलेगा। तो ये सब चीजें क्या है कि गवर्नमेंट पॉलिसी होती है, वो भी इसको प्रभावित करती है। नेक्स्ट है हेल्थ केयर स्टैंडर्ड। ये किसी भी जगह का या किसी भी देश का हेल्थ केयर स्टैंडर्ड कैसा है। अगर कहीं भी उसका हेल्थ केयर स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है तो क्या है, वहाँ पर मृत्यु दर कम होगी। तो उससे क्या होगा कि वो पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा नहीं होगी। और कहीं का अगर हेल्थ केयर स्टैंडर्ड बहुत अच्छा नहीं है तो वहाँ पर मृत्यु दर अधिक होगी। तो क्या होगा कि वहाँ का जो ग्रोथ है वो कम होगी, तो उससे क्या ज्यादा होगी। तो ये सब चीजें क्या होती है, किस प्रभावित करेंगी हेल्थ स्टैंडर्ड कैसा है। नेक्स्ट है माइग्रेशन। माइग्रेशन में है कि कहीं बाहर से लोग अगर आ गए तो क्या होगा, जब बाहर से लोग हमारे देश में आ जाएंगे तो क्या हमारी जनसंख्या अधिक हो जाएगी। तो ये भी एक तरह का माइग्रेशन है, प्रवास है, जो कि हमारी जनसंख्या को प्रभावित करता है। तो भी कल्चरल एटीट्यूड और फैमिली साइज के कोई भी साथ कैसी आपके कल्चर है, वहाँ की क्या संस्कृति है, फीमेल लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन क्या है, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन क्या है। तो ये सब चीजें क्या है कि आपके पॉपुलेशन ग्रोथ पर प्रभावित करती है। अगर ये सब चीजें किसी भी देश में बहुत अच्छी होंगी तो वहाँ का विकास अच्छा होगा और पॉपुलेशन ग्रोथ भी थोड़ी सी कम रहेगी। और अगर इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत अधिक होगी। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे फैक्टर हैं जो ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट आया आपका फैक्टर अफेक्टिंग डेथ रेट। अब क्या है कि मृत्यु दर को क्या प्रभावित करता है। मृत्यु दर को कई चीजें प्रभावित करती हैं। मृत्यु दर को प्रभावित करने वाली जो चीजें हैं वो है आपका क्या है, क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है, अफोर्डेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर क्या है, एवरेज एज ऑफ पॉपुलेशन क्या है, वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट, क्वालिटी ऑफ डाइट, वैक्सीनेशन, एक्सेस टू क्लीन वाटर, सैनिटेशन। तो ये इतनी चीजें क्या है जो आपकी मृत्यु दर को प्रभावित करती है। क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर, अगर क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर बहुत अच्छी होगी तो वहाँ पर मृत्यु दर कम होगी, और अगर अच्छी नहीं होगी तो वहाँ पर मृत्यु दर अधिक होगी। तो ये एक कारण है आपकी जनसंख्या की मृत्यु दर को प्रभावित करने वाला मेन कारण है। नेक्स्ट है आपका अफोर्डेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में आप क्या है कि कई लोग होते हैं कि कहीं भी आपके जो वो है, मतलब कहीं भी हॉस्पिटल है उसको अफोर्ड कर लेते हैं, कहीं कोई बड़ी चीजों में बड़े हॉस्पिटल में चले जाते हैं। कि वहाँ के लोग किस तरह के हैं जो वहाँ के हेल्थ केयर को अफोर्ड कर पाएंगे। अगर इस तरह से वहाँ के लोग हैं, वहाँ का इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है, वो हेल्थ केयर सिस्टम को अफोर्ड कर पाएंगे, तो वहाँ का डेथ रेट कम होगा, वहाँ पे मृत्यु दर कम होगी। और जहाँ पर एवरेज जो एज है पॉपुलेशन की वो अगर अधिक होगी तो मृत्यु दर आपकी कम रहेगी। कहीं पे अगर वॉर, कहीं युद्ध है, कहीं होता है ना, कहीं वहाँ पर युद्ध छिड़ गया या कोई कारण हुआ, डाइट आपकी कैसी है, डाइट आपकी अच्छी नहीं है, या डाइट में कोई सारे आगे पोषक तत्व नहीं है, न्यूट्रिएंट नहीं है, तो क्या तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी। जो ये सब चीजें क्या है आपके जो डेथ रेट को बढ़ा देती हैं। और अगर कहीं पर डाइट बहुत अच्छी सी है, वहाँ पे लोग इस बात का ध्यान रखते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पर डेथ रेट कम होता है। नेक्स्ट है आपका वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीनेशन अगर किसी देश का अच्छा है तो वहाँ पे मृत्यु दर कम होगी। जैसे जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो शुरू में आपका BCG का टीका है या पोलियो ड्रॉप है, और मेनिंजाइटिस है, चिकन पॉक्स है, बहुत सारे जो हैं
वैक्सीनेशन बच्चों को बचपन में ही लग जाती है, टिटनेस का इंजेक्शन है, ये सब चीजें जो जितने भी ये वैक्सीन जो है वो बच्चों को बचपन में ही लग जाती है। रुबेला हुआ, आपका टाइफाइड हुआ, सर्वाइकल कैंसर का हुआ, तो ये सब चीजें क्या होती है, जो वैक्सीनेशन है उसको वहाँ की डेथ रेट को या मृत्यु दर को प्रभावित करता है। जैसे आजकल जो ये इसका कोविड का जितने वैक्सीन चल रही है कि सबको वैक्सीन लगाना अनिवार्य है, तो ये किसी भी देश की वहाँ की जो भी आंतरिक चीजें हैं, जो भी आंतरिक व्यवस्था है, वो वहाँ के मृत्यु दर को बहुत प्रभावित करती है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। अगर वहाँ पर वाटर एंड सैनिटेशन इन सब चीज़ों की व्यवस्था अच्छी है, स्वच्छता आदि के है, और वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा गंदगी में नहीं रहते हैं, साफ सफाई का अधिक ध्यान देते हैं, तो ये जो है क्या होता है कि ये वहाँ के मृत्यु दर को प्रभावित करती है। ये जो आपके पॉइंट्स है कि मृत्यु दर को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट इसमें है कि जो और भी अलग जो चीजें हैं, जो परिवार क्या होता है कि कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक अलग अलग रहते हैं या अलग अलग कहीं रह रहे होते हैं, तो क्या होता है कि वो जब सारी जो चीजें हैं या वो वहाँ के लोग हैं वहाँ उससे बहुत प्रभावित होते हैं। जैसे अगर उदाहरण के लिए अगर हम ले लें, जैसे महिलाओं का ही ले लें, तो महिलाओं के लेने में क्या है कि यहाँ पर क्या है कि वहाँ की जो डेमोग्राफी है, तो उसमें क्या है, जैसे पहले हम देखते थे कि महिलाओं को विरासत में कोई चीजें नहीं मिलती थी, लेकिन क्या है अब उनमें परिवर्तन आया है। तो परिवर्तन आया तो हम ये भी उसमें चीज का भी गणना करते हैं कि किन महिलाओं को विरासत में ये सब चीजें मिली, या पहले ये चीजें नहीं मिलती थी, अब उनको जैसे पिता की संपत्ति में अधिकार है, ये सब चीजें हुआ। नेक्स्ट है जैसे बाल विवाह है। बाल विवाह के पहले बाल विवाह बहुत अधिक होते थे, लेकिन अब बाल विवाह में थोड़ा सा कमी आई है। तो कहाँ बाल विवाह हो रहे हैं, कहाँ नहीं हो रहे हैं, तो इसमें भी क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी ज्यादा इफेक्टिव रहती है, क्योंकि बाल विवाह जो है वो क्या है, एक तरह का अपराध है। 18 वर्ष से कम अगर लोग बच्चे का अगर विवाह होता है तो वो क्या कहलाएगा, बाल विवाह। नेक्स्ट है जैसे इसके अलावा इसमें है विधवा विवाह, गोद लेने, रख रखाव, घरेलू हिंसा के कानून, कितने घरेलू हिंसा हुए और कितने लोगों ने, होता है घरेलू हिंसा तो बहुत हुए, लेकिन कोई भी ऐसे महिलाएं हैं या जो भी लड़कियां हैं, या ये क्या होता है कि उसको रिपोर्ट कराने या वहाँ पर नहीं जाना चाहते, तो जब ये सब चीजें अगर आपकी रजिस्टर्ड होंगी, पंजीकृत होंगी, तो वहाँ के बारे में पता चलेगा कि वहाँ पर कितनी हिंसाएं होती है या महिलाओं के प्रति किस तरह का व्यवहार किया जाता है। ये सब चीजें जब रजिस्टर्ड होंगी तभी किसी चीज की जो गणना है या उसके बारे में हम जान पाएंगे। इसके अलावा और भी है जैसे कि बुजुर्गों की शिक्षा है, परिवार नियोजन है, सामाजिक सुरक्षा है, तो ये सब चीजें क्या होती हैं कि जो अब वहाँ के जो देश के विकास के लिए बहुत ही अधिक प्रभावित होती है। इसके अलावा इसमें है कि जो भी आपकी जो है कि जनसंख्या की जो वृद्धि है, जनसंख्या की वृद्धि में जैसे बुजुर्गों की जनसंख्या है, बुजुर्गों की जनसंख्या में क्या है, एक इंडिया एजिंग एक रिपोर्ट ने 2017 में कहा है कि भारत में जो सबसे ज्यादा जो 2015 में भारत की कुल आबादी का 8% जो हिस्सा है वो 60 वर्ष से ऊपर का है। वहीं पर 2050 तक क्या हो जाएगी, ये संख्या जो हो जाएगी 19% हो जाएगी। बढ़ती जनसंख्या और जो वृद्ध जो लोग हैं उन पता चला कि जनसंख्या भी बढ़ रही है और हमारे यहाँ क्या होगी, वृद्धावस्था भी, वृद्ध लोग भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो क्या होगा, ये भारत के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। तो ये बढ़ती जनसंख्या को हमें थोड़ा सा नियंत्रण करना है। अब क्या किया जा सकता है कि जो हमारी जनसंख्या है या जो डेमोग्राफी है, इसको हम किस तरह से हम मतलब थोड़ी सी जनसंख्या को कम कर सकते हैं, या जो डेमोग्राफी संरचना है उसको हम
उसके अनुसार हम कैसे चीजों को आगे हम देख पाएंगे या हम प्लानिंग कर पाएंगे। तो भविष्य में जो भी है, जो भी खाद्य सुरक्षा है, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें कृषि का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट करना है, क्योंकि जब हम कृषि का डेवलपमेंट करेंगे तभी हम किसी भी चीज को या वहाँ के लोगों का हम विकास कर पाएंगे। जब कृषि का डेवलपमेंट क्या होगा तो क्या होगा, खाद्यान्नों का विकास होगा, और जब खाद्यान्नों का विकास होगा तो खाद्यान्नों के विकास से वहाँ के लोगों का जो हेल्थ स्टैंडर्ड अच्छा रहेगा। और खाद्यान्नों के विकास के में अगर हम कोई भी अलग चीजें हैं, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई चीज बनाते हैं, तो क्या होगा कि वहाँ का रोजगार भी अधिक होगा। इसके अलावा है कि जो भी बढ़ती जनसंख्या में जो भी बेरोजगार कोई युवक है, उनको भी एक रोजगार का अवसर मिलेगा। रोजगार का अवसर मिलने के लिए हमें क्या करना है कि तरह तरह के कुछ टेक्निकल चीजें हैं या कोई अलग से रोजगार है या जैसे कृषि है, तो इसी में अलग अलग तरीके के आपके प्रोडक्ट बनाना है। इन सब चीजों को करके आप कोई भी अलग से रोजगार कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपके पास वन संपदा है, जल संसाधन है, उनका भी हमें उचित रूप से प्रबंध करना होगा। और उसका ऐसे मतलब प्रबंध या उसको ऐसे इस्तेमाल करना है कि हमें बिल्कुल सतत रूप से इसकी इस्तेमाल इस तरह से नहीं करना कि हमें आज ही खत्म कर देना होता है। और हालांकि सारे वन जला दिए, लकड़ियां आपने काट ली, या फिर जल का कोई ध्यान नहीं रखा, जगह जगह पे नदियां सूख रही हैं, जलों का प्रयोग ढंग से नहीं हो रहा, तो क्या होता है, ये सब चीजें क्या होती है, किसी भी देश की और वहाँ की अर्थव्यवस्था और वहाँ के लोगों को बहुत अधिक प्रभावित करती है। अगर हम इनका इस्तेमाल अच्छे से करेंगे तो क्या होगा कि उस देश का विकास अच्छे से होगा। नेक्स्ट है जो भी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की प्राप्ति का, ऐसे आपको बिंदु आपको बनाने हैं, ऐसी आपको योजना बनानी है कि जिसमें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की प्राप्ति कर पाए। तो ये एक तरह का ऐसा पॉइंट है जिसके द्वारा ही हम आगे आगे विकास कर पाएंगे और इसके जो चैलेंजेस है उसको हम दूर कर पाएंगे। जो भी अपेक्षाकृत अगर कम आय के या घनी आबादी के लोग हैं, तो उस तरह के जो लोग हैं, तो वहाँ की महिलाओं की साक्षरता पर, स्वास्थ्य पर, इस पर बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब हेल्थ अच्छी होगी तो क्या होगा कि वहाँ के लोग अच्छे होंगे, वहाँ का विकास अच्छा होगा। और साक्षरता भी होगी, साक्षरता में भी क्या होगा, साक्षरता में जब साक्षरता आई, साक्षरता से आपने हेल्थ पर भी ध्यान दिया, आपने अपने भोजन पर, अपने रहन सहन पर, अपने क्या कहते हैं जो जैसे बच्चों की पढ़ाई पर, जब सब चीजों पे आप ध्यान देंगे तो क्या होगा कि वहाँ का विकास अच्छा होगा और वहाँ की जो भी चुनौतियां, उस देश की चुनौतियां कम होगी। ये महिलाओं की साक्षरता और स्वास्थ्य पर बहुत अधिक ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि जब जनसंख्या में थोड़ी सी जब कमी आएगी तो क्या होगा कि वहाँ पर बेहतर पोषण मिलेगा और सार्वभौमिक शिक्षा मिलेगी और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं को जो भी लक्ष्य है सरकार के वो पूरे होंगे। अगर जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो क्या होगा कि सरकार ने अगर कोई लक्ष्य बनाए हैं तो वो पूरे नहीं हो पाएंगे। हम जनसंख्या की या जो गणना है या जो हम इसकी काउंटिंग करते हैं उसी के अनुसार तो कोई पॉलिसी बनाते हैं। और अगर वो पॉलिसी आपने बनाई, अगर आपने पॉलिसी तो बनाई लेकिन वहाँ के इतने अधिक लोग हैं, इतनी अधिक जनसंख्या है कि आप वहाँ पर बेहतर पोषण या बेहतर चीजें नहीं दे पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको जनसंख्या में थोड़ी सी कमी लानी होगी। नेक्स्ट है कि जो भी बढ़ती अगर आबादी है, किशोरों की आबादी अगर ज्यादा है कहीं, वहाँ के लोग अगर या जो किशोरावस्था वाले ज्यादा है या वो लोग ज्यादा हैं, तो उनको रोजगार के अवसर अधिक से अधिक प्रदान करने चाहिए। क्योंकि अगर रोजगार के अवसर अधिक से अधिक प्रदान नहीं होंगे तो क्या होगे, जो भी ये जो किशोरावस्था वाली एज है तो क्या होगी, वो भटक जाएगी। उसके बाद जैसे कि चोरी करना या कोई गलत काम करना, ये सब चीजें अधिक करने लगेंगे।
तो अगर किसी भी देश का विकास करना है तो क्या करना है कि वहाँ के युवाओं को आपको रोजगार देना होगा और उनको रोजगार और अगर जनसंख्या कम होगी वहाँ पर और चीजों के अधिक जब प्रबंध होंगे तो क्या होगा कि उनको रोजगार भी अच्छे से मिल जाएगा और जिससे कि वहाँ जो भी देश में अगर कोई भी तरह के अपराध वाली जो चीजें हैं वो कम हो जाएंगी। इसके अलावा भी जैसे आपका स्मार्ट सिटी है, मेक इन इंडिया है, सतत विकास है, ऐसी योजनाओं के अनुसार क्या है कि जो सामाजिक जो संरचना है उसकी जो आधारित सामाजिक संरचना को बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये सब चीजें क्या है कि किसी भी देश के विकास के लिए, उसकी संरचना के लिए बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट इसके अलावा है कि जो भी अगर आप कहीं भी देश की अगर वहाँ की वो स्थिति सुधारना चाहते हैं तो आपको क्या होगा कि सबसे पहले स्वास्थ्य और शिक्षा पर अधिक खर्च करना होगा। वहाँ का आपका अनुमान लग जाएगा, वहाँ की आपको चीजें पता चल जाएगी कि उस देश में कितनी जनसंख्या है, क्या जीडीपी है, तो उसके अनुसार आपको वहाँ के स्वास्थ्य पर और शिक्षा पर आपको खर्च करना होगा। इसके अलावा जो भी आपकी बुजुर्ग लोग हैं, जो ओल्ड एज के लोग हैं, उनके लिए भी अलग से आपको उसकी व्यवस्था करनी होगी, उनके निवेश को बढ़ाना होगा और उनको इस तरह से ट्रेन करना पड़ेगा कि वो अपने आप अपनी चीजों को या अपनी व्यवस्था कर सके। तो इस तरह से जो है जो बुजुर्ग की आबादी पर भी आपको ध्यान देना होगा और उसके लिए भी आपको अलग से बजट बनाना होगा। और क्योंकि एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण है तो इसमें महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ये नहीं कि महिलाओं को शिक्षित सशक्त बना दिया गया, लेकिन उनकी जो प्रजनन क्षमता है उन पर भी थोड़ी सी गिरावट लानी होगी, क्योंकि अगर प्रजनन क्षमता बहुत अधिक होगी तो क्या होगा वहाँ की जो भी क्या कहते हैं उसको जो प्रजनन जन्म दर है वो अधिक बढ़ेगा। क्योंकि इसके कारण क्या है कि जब उनको हम शिक्षित करेंगे, शिक्षित करने के बाद उनको हम कमी के बारे में या उसके बारे में बताएंगे कि इस तरह की प्रॉब्लम या इस तरह की दिक्कत आ सकती है, तो वहाँ की महिलाएं या वहाँ के जो भी लोग हैं वो क्या होंगे उस चीज को समझेंगे। तो समझने के कारण क्या है कि वो अपनी जो भी जनसंख्या है या जो बच्चे हैं वो सोचेंगे कि हम बहुत अधिक बच्चे ना हो, दो ही बच्चे हों, या जिससे कि हम अधिक उसकी वो उसकी जिन बच्चों को हम अच्छे से हम उनकी परवरिश कर सके। तो ये जो हमारे क्या है, ये हमारे बहुत अधिक आगे की संभावना है जो कि हमारे डेमोग्राफी को बहुत अधिक प्रभावित करती है। इसके अलावा भी लैंगिक गिरावट में लड़के लड़कियों में काफी भेदभाव होता है, इस मुद्दे पर भी बहुत अधिक ध्यान देना आवश्यक होता है। अगर हम इन सब चीजों पर ध्यान देंगे तो हमारे देश का विकास बहुत अच्छे से हो सकता है। जो भी ये है वो हमारी डेमोग्राफी बहुत अधिक प्रभावित होती है। नेक्स्ट बच्चों इसमें है कि सब रिसर्च टॉपिक है, अगर इससे अगर संबंधित कोई रिसर्च टॉपिक लेना चाहते हैं कोई, अगर वो अगर आपको लगे तो ये मैंने कुछ रिसर्च टॉपिक इसमें लिखे हैं। इसमें फर्स्ट है जैसे फैमिली डेमोग्राफी इन इंडिया, इमर्जिंग पैटर्न एंड इट्स चैलेंजेस, क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या चीजें, वो तो सभी आपको बता रहे थे ना, ये सब चुनौतियां, ये सब प्रॉब्लम समस्याएं आएंगी, तो ये आपका एक टॉपिक है। नेक्स्ट है मैरिज एज फर्टिलिटी बिहेवियर एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट। तो मैरिज एज फर्टिलिटी बिहेवियर वुमेन एम्पावरमेंट, ये आपका एक टॉपिक इस तरह का हो सकता है। नेक्स्ट है फर्टिलिटी कंजर्वेंस इन द इंडियन स्टेट एंड असेसमेंट ऑफ चेंजिंग ऑफ एवरेजेस एंड इनइक्वालिटीज इन फर्टिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट है द जॉइंट फैमिली इन इंडिया इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली। नेक्स्ट है आपका इनहेंस द रोल ऑफ द फैमिली एज एन एजेंसी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट है अ डेमोग्राफिक पर्सपेक्टिव ऑन फैमिली चेंज।
तो ये आपके कुछ डेमोग्राफी से संबंधित कुछ टॉपिक है। नेक्स्ट और भी टॉपिक्स हैं जिसमें है आपका फैमिली स्ट्रक्चर एंड चाइल्ड वेल बीइंग, इंटीग्रेटेड फैमिली कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट है डिवोर्स एंड सेपरेशन इन इंडिया। इसको तो आप ये ना जैसे ही तो आपको केवल हल्का समझाने के लिए है, आप इसको थोड़ा चेंज करके अलग तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है चेंजिंग हाउस होल्ड साइज इन इंडिया। ठीक है, तो ये भी है कि तो इंडिया है, आप इसको आप रूरल या फिर अर्बन किसी एक जगह का लेके आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉपरेटिव स्टडी ऑफ डिप्रेशन अमंग इनफर्टाइल एंड फर्टाइल वुमेन। ये इसके साथ ही है बेटा, वो सही से नहीं हुआ है। तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। आप किस तरह का भी कॉम्पिटिटिव स्टडीज कर सकते हैं। ये इसको भी आप रूरल और अर्बन में डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है चाइल्ड मैरिज, फर्टिलिटी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। इसमें भी आप अलग अलग से टॉपिक इसको बना सकते हैं। तो ये आपके इतने ये टॉपिक्स थे जो आप इनमें कोई भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपका अब तो खत्म हो गया बेटा। नेक्स्ट आप हेलो, यस मैम। हाँ बेटा, ये तुम लोग का जो टॉपिक है वो अब एंड हो गया है। वैसे इसमें तो बहुत सारे और भी कई सारे वो हैं आपके जो टॉपिक्स हैं या बहुत अधिक हैं, लेकिन मेनली जो आपके उसमें था कि फैमिली जो भी चैलेंजेस क्या है वो आपके इसके अंदर है कि चैलेंजेस क्या है। तो अब आपको इसमें अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो, कुछ इस तरह की चीजें हो तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, अब आप बताओ क्या नहीं समझ में आ रहा है, क्या है। ये आपका टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया। अब नेक्स्ट अगर किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ, कुछ जानकारी चाहिए। आवाज आ रही थी बेटा सब? जी मैम। यस मैम। आवाज ठीक आ मैम रही? ये एज ग्रुप को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जैसे पहले मैरिज के लिए 18 और 21 थी उम्र, वो हाँ, तो अभी तक मतलब है। लेकिन एक चर्चा के दौरान एक लोग अभी जल्दी ही ये कह रहे थे कि अब लड़कियों की 21 और लड़कों की 25 हो गई है। नहीं, ये तो चर्चा के दौरान, लेकिन अभी कहीं रिटन में नहीं कहीं आया है इस तरह से। जैसे वो बन जाता ना एक जी लॉ या जी कानून और रिटन में है, जी। तो वो अभी कहीं नहीं आया है। पूनम आवाज आ रही थी? यस मैम, आवाज आ रही थी, प्रॉपर आ रही थी। एक दो बार एक्चुअली में इसमें मोबाइल में फोन आ गया तो आवाज मुझे लग रहा कट गई थी। नहीं मैम, आ रही थी, आवाज आ रही थी जी। तो अभी और भी अगर और कोई समरीन और ये किसी के समझ में ना आया हो, सबके आ गया नहीं। बेटा? कुछ पूछना यस है? मैम। नो मैम। किसी को नहीं पूछना है? नो मैम। से कोई संबंधित कुछ पूछना हो, टॉपिक्स जो इसमें देखो मैंने अभी ये टॉपिक्स इसमें जो लिख के तुम लोग को दिए हैं, इसमें से अगर कुछ पूछना हो तो वो पूछ लो किसी को। मैम हाँ मैम मैम जैसे कि इसमें आपने बताया कि फैमिली डेमोक्रेसी है, ये वाला जो डेमोग्राफी, हाँ डेमोग्राफी, तो उसमें मतलब मैम जैसे फैमिली का अगर जैसे करना चाहें तो फैमिली का जो मानसिकता होती है ना घर में लोगों की कि मतलब बच्चे की संख्या, लड़के की जरूरत होती है, तो हाँ इस हाँ टाइप में कुछ इस टाइप में कुछ टॉपिक लेके मैम कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकती हो। जैसे कहीं भी आपने लिया, इसको आप ऐसे भी कर सकती हो कि जैसे कि एक हाई ग्रुप ले लो, इनकम ग्रुप है ना, एक मिडिल ले लो, एक लो ले लो, इस तरह से भी कर सकती हो कि किस इनकम ग्रुप के लोग ज्यादा जैसे होता है ना कि पैसे चाहते तो सभी हैं। देखो आज भी यही है कि लड़कों की सभी चाहते हैं, है ना। लड़कियों को अभी भी बहुत कम है, कहने को कहते हैं लेकिन अंदर से सब चाहते हैं कि लड़का ही हो, बेटा ही हो।
ठीक है। तो ये जो मानसिकता है, आप जाके एक एक घर में जाके आप एक तरह का सर्वे कर सकते हो कि कितने लोग ये चाहते हैं। लेकिन अब जो नए इधर से कुछ 1-2 साल से ऐसे मतलब थोड़े से परिवर्तन हुए हैं, जो अब ज्यादा नहीं है, लेकिन तब भी अभी भी बहुत जगह ऐसा है, गांव में भी ऐसा है, जो बेटे को ज्यादा चाहते हैं, मतलब चाहते हैं कि हमारे यहाँ बेटा हो। मैडम शहर में भी है, अभी शहर में भी है बहुत। हाँ, मतलब शहर में भी है, चाहते सब अभी भी हैं। भले जबकि ही मैं आप सामने कह दो या ठीक है, लेकिन अभी मन में उनको वही है। तो इसको बदलना तो अभी एक मुश्किल काम है, धीरे धीरे बदला जाएगा। मैम जैसे कि जो काफी पॉलिसी आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस टाइप के आ रहे हैं। हाँ, ये भी कर सकती, ये कर सकती हूँ। जैसे जब से ये पॉलिसी आई है तो क्या कोई इसका कोई इफेक्ट पड़ा है ना? तो अब जैसे ये वाली जैसे पॉलिसी आई है, तो कुछ भी जैसे सुकन्या समृद्धि आई थी, तो उस समय लोगों ने बहुत, जैसे बेटियां का वो 10 साल से कम आई, सभी जल्दी जल्दी खुलवाई, या ये 2 बेटियों पर खुलवाया जाता है। तो आप इस पे भी क्या करके एक तरह का अध्ययन कर सकती हो। यस मैम। कोई फर्क पड़ा, जो भी योजनाएं चली हैं, तो गांव में या शहरों में जहाँ भी है, तो आप इस तरह से कर सकती हो। या फिर वहाँ के मैम एक चीज पूछनी थी मैम, इसका टॉपिक कैसे बन सकता है? इसका टॉपिक में मैम कुछ मतलब अपनी तरफ से कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैम। बेटे देखो, टॉपिक तो ऐसा है ना, ऐसे लिखा तुमने है ना, तो 2-3 बार आप उसको लिख के देखो। यस मैम। जब लिखोगी, अब ऐसे तुरंत टॉपिक तुरंत नहीं बनता है। टॉपिक ही तो मेन होता है, जो आपका रिसर्च है या जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उसका टॉपिक सबसे मेन होता है ना? तो टॉपिक तो ऐसी चीज है जो आपने लास्ट तक आपके लिखते लिखते भी उसमें थोड़ा बहुत एकदम चेंजेस आ जाते हैं कि मैम आपने विचार तो बहुत आते हैं, मगर वो जो सटीक जो भाषा होती है ना, वो नहीं लिख पाते हैं सही हाँ, से। तो ऐसा कैसे करो क्या? ना कि पहले ये वाले जो तुम कुछ पॉइंट्स या तो कुछ भी मैडम ने आप कहा तो है मेरे पास आना और हम टॉपिक बताएंगे, तो मैंने कब कहा कि मेरे पास आना? क्यों? मैम नहीं, मैम आपसे मजाक कर रही हूँ, मैम आपसे नहीं कह रही हूँ, शालिनी से कह रही हूँ। विनीता मैम कल बहुत पूछ रही थी टॉपिक बताओ, कोई बोल ही नहीं नहीं रहा। नहीं नहीं, टॉपिक तो नहीं, मुझे नहीं। क्लियर है, मगर बस मतलब जो एक बुक की लैंग्वेज होती है ना, सटीक टाइप की जो होती है, तो वो चीज हाँ, मैं हाँ। बस हाँ बेटा मैडम। देखो, टॉपिक अच्छा देखो, ऐसा करो, अगर टॉपिक है उसको जैसे भेजा, तुम अगर लिख लो कहीं, टॉपिक लिख लो, फिर उसको 2-3 तरह से आप लिख के देखो, जो भी आपने टॉपिक लिखा है यस कि मैम। ये हो सकता है, कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। यस मैम। टॉपिक तुम लोग अभी अब जो तुम्हें समझ में आ रहा हो टॉपिक, वो लिख लो पहले। जी लिखने जी। के बाद उसके 3-4 तरह से आप उनके टॉपिक को आप परिवर्तन करके लिख सकते हो। तो जब आप एक टॉपिक सोचो, फिर उसे लिखो, 3-4 बार लिखो उस पर, यस मैम। आप कॉपी पे लिखो पहले, फिर फाइनल सोचो कि हम किस टॉपिक पे कर सकते हैं। ठीक है? ओके, तो जब आप थैंक यू ऐसा मैम। करोगे ना, तो फिर तुम्हें थोड़ा सा समझ में आएगा कि हाँ, ये मतलब हम इस तरह का ये टॉपिक ले लें। जैसे हमने तुम्हें टॉपिक दिए हैं ये, है ना? तो टॉपिक का ये मतलब नहीं कि आप इसी में से आपने वो मतलब कोई ले लिया, इसको आप चेंज करके आप करेंगे। मैम जो आपने टॉपिक दिए इसमें काफी मतलब अपनी सोच के अनुसार भी काफी टॉपिक निकाले जा सकते हैं अलग हाँ, अलग तो तरीके आपको से। जैसे मैंने आपको टॉपिक दिए नहीं है कि आप यही टॉपिक ले लेंगे, आप जी इससे मिलते जुलते इसमें मिला के इसमें कुछ ऐड करके आप अलग से इसमें टॉपिक लेंगे। ओके मैम। ओके। ठीक है? तो जब भी पूछना होगा, तो अगर कोई टॉपिक लिखोगी तो फिर मैं बता दूंगी तुम लोगों को, तब उसका जो भी जो सही एक बताया ना, जो टॉपिक ही तो ऐसी चीज है जो कि आपकी रिसर्च, आपका जो भी प्रोजेक्ट है, मेन इफेक्ट उस टॉपिक से ही पड़ता है। टॉपिक भी लास्ट तक आपका कुछ ना कुछ चेंज होता ही रहता है कि आपको फाइनल में ये लिख के देना है या वो। तो आप टॉपिक लिखिए, 3-4 तरह से लिखिए, फिर आप उस पर मतलब वो करिए कि हाँ, हमारा ये टॉपिक बिल्कुल सही रहेगा। ओके मैम, तो थैंक यू मैम। और किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा। अर्चना दी? हाँ अर्चना, हाँ दी, अब क्या करूँ इसको? बस हो गया तो कोई नहीं, बस फिर अब हाँ, अब स्क्रीन शेयर कर दूँ? और जे क्या बोलते हैं कि कल अपना वो आगे दूसरा वाला टॉपिक कंटिन्यू करके, हाँ, वो वाला कर देती हूँ। और बाकी कुछ ये लोग अपना वाला थीसिस डिस्कस कर लेना बस। अब
आइडिया अब मिल कल जाएगा। क्या करूंगी दीदी, हाँ इस फोन को ऑफ करके दूसरा लगाऊंगी, तो पता चला कि 2 बार किसी का फोन आ गया, हाँ तो चलो कोई आवाज बात ही नहीं आ नहीं रही, है। आवाज ही हाँ नहीं आ रही। तो बस फिर ठीक है, क्योंकि अब दूसरा क्लास भी शुरू होगा। हेलो। हाँ दीदी। हाँ तो वो अब बस कन्वर्जन के लिए छोड़ दो, बाकी अब कल हाँ। कर लेना। ठीक है, ठीक है दीदी। थैंक यू। फिर थैंक यू अर्चना। थैंक यू मैम। ओके you, ma'am. दीदी। थैंक यू चलो मैम। ओके ओके थैंक यू।